पैसा चलता रहता है। जरा सी रोशनी डालो, नजर धोखा न खा जाए। ये मेरी नब्ज है, देखो ये नोट ने कहा था। मुझे भी परखने की एक आदत बना लो। पैसे की भाषा सुनिए, क्योंकि पैसा बोलता है। माँ सब जानती है ये भी कि सर्दी खांसी लाती है उससे जुड़ी 6 परेशानियाँ, इसलिए वो भरोसा करती है विक्स पे। विक्स विपुरक की गर्म मालिश से बदन दर्द, जकड़न, बंद नाक और सांस की परेशानी जैसी 6 परेशानियों से जल्द आराम। एक विक्स, असर 6। पल पल मार्केट की खबर रखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आई जस्ट गो विद द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टेड LIC। LIC है तो कहीं और क्यों जाना है। When you play deep rhythms, deep groove, you are able to connect with a huge audience, and they may not understand what tal you're playing, what intricacies of mathematics are there, but they get it. It's just that they get it, they feel it. If it is potent enough, they feel the rhythm. Welcome back. We're in conversation with the chairman of the Competition Commission of India, Shri Dhanendra Kumar. So, ये सब हमने जो बातें की थी कि कैसे कंपटीशन मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स मिलके गुट होके कार्टेल बना के रोकते हैं, ये सब का प्रूफ कहाँ से मिलता है? हमारे पास में एक इन्वेस्टिगेशन आर्म है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब हमारे पास कोई शिकायत आती है जी, या कभी कभी सीओ मोटो भी कुछ मामलों में जो पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले देखना होता है कि प्राइमा फेसियाई प्राथमिक दृष्टि से हमारी संतुष्टि होनी चाहिए कि इस मामले में कंपटीशन एक्ट का वायलेशन हुआ है। सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, सेक्शन 4 एब्यूज ऑफ डोमिनेंस वगैरह। और जब ये प्राइमा फेसियाई रूप से संतुष्टि हो गई कमीशन की, तब डायरेक्टर जनरल को भेज देते हैं। सेक्शन 26(1) होता है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। डायरेक्टर जनरल आमतौर से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करके सारे सबूत जुटा के उसमें पार्टीज को भी बुलाते हैं, उनके एविडेंस लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। इन्वेस्टिगेटिव आर्म है, वो हमें भेज देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है अवेलेबल एक्ट में, लीनियंसी प्रोग्राम के नाम से। इट इज इन ए वे एमनेस्टी प्रोग्राम। अगर कहीं कार्टेल हो रहा है, और क्योंकि अगर प्रूफ हो जाता है तब तो सभी मेंबर्स जो कार्टेल के हैं सदस्य, उन सब के ऊपर बड़ी हैवी पेनल्टीज पड़ सकती हैं। और बाय द वे जी, जनता को भी ये राइट होता है कि बाद में अगर वो प्रूव होने के बाद, वो कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्राइब्यूनल के बाद ही पावर्स हैं, वो उनको जो लॉस हुआ उसके रिकवर के लिए भी जा सकते हैं। अब क्या होगा कि ये कोई भी सदस्य कार्टेल का अगर आके हमारे पास सब चीज बता दे, तो उसको हम 100% तक इम्यूनिटी दे सकते हैं, अगर वो सब चीज सही शुरू में बता दे हमें। और अगर बाद में भी कोई आता है तो उसमें प्राविधान है 75% तक रिडक्शन का है, कुछ और जी। और सारी दुनिया में, हमारे यहाँ तो खैर अब बना है कॉम्पिटिशन कमीशन, ये संस्था दुनिया में करीब 120 ऐसी संस्थाएं, तो उन सब में सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली इंस्ट्रूमेंट बना है कार्टेल्स को ब्रेक करने के लिए, ये लीनियंसी प्रोग्राम या इसकी इक्विवेलेंट का है। और उसमें लोग आते हैं और आने के बाद बताते हैं कि जी इस प्रकार की चीजें, और उनकी बताई हुई सबूत या उसके ऊपर हम लोग फिर उसको ब्रेक कर सकते हैं। और इस माध्यम से जो सबूत जुटाने में बड़ी सहायता मिलती है। तो दोनों तीनों तरीके से ये चलता है। कई दफा टेट से पता लगता रहता है कि क्या हो रहा है। एसोसिएशंस की बात हुई, मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। एक केस में तो क्या हुआ कि एसोसिएशन वालों ने मिलके आपस में बैठे, तय किया कि भाई हमें पिछले दिनों बड़े नुकसान हो गया,
اب یہ فیسٹیول سیزن آ رہا ہے تو ان دنوں میں ہم لیٹ اس ریکوپ آور لاسز، تو اپنے پرائسز بڑھا دیتے ہیں، اور پرائسز بڑھانے کا سب طے وے کر کے منٹس ریکارڈ کر کے اور سرکولر بھیج دیا، پریس نوٹ جاری کر دیا. اب اگر اس قسم سے کوئی کرنے لگے تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے. بالکل بالکل، اس لائک آپ بہل مجھے مار رہے ہیں نا، پتا نہیں ہے. جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پر کیا ہوگا، کیونکہ ایسے معاملے آتے رہتے ہیں. تو ابھی لوگوں کو جانکاری بھی نہیں ہے. کل ملا کر ہم یہ چاہتے ہیں ایک تو لوگوں کو جانکاری ہو، ٹریڈ میں بھی، انڈسٹری میں بھی. دوسرے جنتا کو بھی اس کی جاگروکتا ہو، ان کو پتا ہو کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے ادھیکار کیا ہیں، ان کے ہت میں کیا ہے. اور اگر اس پرکار کی کوئی پریکٹسز کہیں چل رہی ہیں تو وہ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں، اس معاملے میں ایکشن ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹائیڈ ان سیلز ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں آپ آئیے یا کوئی ضروری بات ہو، لیکن کمپٹیشن کو کس پرکار بڑھاوا دیا جائے، جی یہ بات لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. جی ایک اور مثال کے طور پہ آپ کو بتا دوں، ہے بہت معمولی بات، لیکن کئی بار اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ کاپی کتابیں ہیں، کہہ دیتے ہیں اسکول کے پرنسپل یا ٹیچرز کی یہیں سے خریدنی پڑے گی، تو غلط ہے. میں کمپٹیشن تو ہوا ہی نہیں. اس پرکار کی باتیں غلط ہیں. تو دس از سچ اے پاورفل ایکسپریشن Yes. آف انڈیویجل رائٹ. اور ہم لوگ اس کو ٹیک فار گرانٹیڈ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجبور ہیں. پیرنٹس بھی، ایز اے پیرنٹ آئی ریمبر آل آف اس ہیو بین تھرو سم سچویشن لائک دس. مثال کے طور پہ ڈاکٹرز بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ فلاں جگہ جا کے کرائیے. دی پیشنٹ شوڈ بی گیون دی چوائس، دی رائٹ ٹو گو اینی ویئر ہی وانٹس. تو ہر چیز کے اندر جو کنزیومر ہے اس کا رائٹ ہے ہر پرکار سے. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹریڈ ایسوسیشنز ایسے کرتی ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پر بزنس شروع کرنا ہے یا کوئی نیا بزنس کرنا ہے تو پہلے ہم سے پرمیشن لو، نو آبجیکشن لو، یا ہمارے ممبر بنو. یہ سب بات اینٹی کمپیٹیٹیو ہے. تو اب میں یہ کوئی مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اس پرکار کی کیسز آئے. دی ایسڈ ٹیسٹ وڈ بی دی مین تھنگ ٹو بی سین وڈ بی whether the choice of consumers is being restricted, what is in the best interest of consumers, and in the freedom of trade, the ease of entry. یہ سب چیزیں ہونی چاہیے تاکہ مارکیٹ کھلے پن سے چلے اور مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ کمپٹیشن کا فائدہ عام جنتا تک پہنچے. سو دیٹس دا تھمب رول یو ٹیک فار ڈیسائڈنگ کہ کیا یہ کیس بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. بالکل. سر ہم نے بات کی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے بارے میں. آپ نے تو کہا کہ یو ناؤ وی اسپیک اینڈ ایڈوکیسی کرے ان ایریاز میں جہاں پر بزنس ہو رہا ہے، ویئر کارٹلز اینڈ آل آر لائکلی ٹو بی فارمڈ. بٹ ایٹ این پری ایجوکیشن لیول، اسکولوں میں، سلیبس میں، دس از سچ اے پاورفل ایکٹ فار اینی کائنڈ آف اے کنزیومر. تو اس کے بارے میں کچھ کر رہی ہے کمیشن؟ ہم لوگ اس کے بارے میں ایک تو جگہ جگہ جا کر لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. پارٹ آف آر کمپٹیشن ایڈوکیسی ایفرٹ. وی ہیو آلسو بین ٹرائنگ ٹو آرگنائز ایسے ٹیسٹ اور کوئز اینڈ اسٹف لائک دس، جس سے کہ بچوں کو کیچ دیم ینگ شروع میں پتہ لگے. کل ملا کر ایک یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آنے والے عرصے میں کمپٹیشن کی جاگروکتا یوتھ میں ضروری ہوگی. ایک تو جو لوگ مینجمنٹ گریجویٹس ہیں، جی، جو لوگ کمپنیز میں کام کریں گے، ان کے لیے نہایت ضروری ہوگا کہ وہ جانیں. اور اسی لیے جو MBAs، MBA فائنینس یا اس پرکار کے جو سلیبائی ہیں، ان کے اندر ہم چاہیں گے کہ ایٹ لیسٹ ان کو سینسیٹائز اس بارے میں کیا جائے، ورنہ دے کوڈ فال فاؤل آف دی کمپٹیشن ایکٹ اینڈ دے کوڈ ایون انکر liabilities under the act. Very heavy liabilities. Heavy liabilities. دوسرے یہ ایک فیلڈ بڑا ریمونریٹو ہے آج کے زمانے میں. لائرز جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں دے آر منٹنگ منی ان دا سینس کہ بہت کم لوگ ہیں اس فیلڈ میں. کمپٹیشن لا نیا فیلڈ ہے، تو ود دی ریزلٹ کی
लीगल प्रोफेशन में जो नए लॉ ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये अट्रैक्टिव और रेम्यूनरेटिव फील्ड है, तो इसलिए भी ज़रूरी है। तो ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है कॉलेजेस में? नहीं, चल रहा है, इसकी बातचीत चल रही है। जी, चल रहा है जी। लेकिन एक मोटे तौर पर मैं एक चीज़ आपको ये भी निवेदन करना चाहूँगा जी। कि जो कंपटीशन की पॉलिसी या फिलॉसफी है, ये अपने आप में एक अहम बात इसलिए भी है कि जिन देशों में अर्थव्यवस्था में कंपटीशन को प्रोएक्टिवली एंड कॉन्शियसली इंट्रोड्यूस किया गया है, उससे उस देश के जीडीपी की बढ़ोतरी में काफी सहायता मिली है। ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है कि 5 से 5.5% तक जीडीपी बढ़ा। उन्होंने अपने सारे रेगुलेशंस, रूल्स, पॉलिसीज को इस प्रकार इस स्कैनर से निकाला, देखा इस लेंस से कि क्या इन चीजों से कंपटीशन बढ़ता है, क्योंकि कंपटीशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कंपटीशन से प्रोडक्शन बढ़ता है, कंपटीशन से रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है वो इस प्रकार होता है खुद कुदरती तौर पे जिनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हो। बिल्कुल। तो अब मिसाल के तौर पे मैं कुछ और अर्ज करूं आपसे। अब जैसे आप एग्रीकल्चर की बात ले लीजिए, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण है। जी। हमारी 60-65% जनता एग्रीकल्चर पर सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट रूप में आधारित है। एग्रीकल्चर में, and by the way, all these families which are based on agriculture, they are the largest entrepreneurs in the country, largest entrepreneur class. True. They invest all their resources and in all their time, all their labor, all their energy, and therefore इस पूरे प्रकरण में कंपटीशन से क्या फायदा हो, इसके ऊपर मिसाल के तौर पर मैं निगाह आपकी देना चाहूंगा। जितना आप पूरी वैल्यू चेन को ले लीजिए, इनपुट से लेके आउटपुट तक। इनपुट पे ले लीजिए तो उसको जब सीड चाहिए, अगर उसको अच्छे से अच्छा सीड कम से कम कीमत पे मिले, उसमें कंपटीशन हो तो उसका भला होगा। फर्टिलाइजर, अगर उसको अच्छे से अच्छा कम कीमत पे, पेस्टिसाइड्स या जितने भी उसको इनपुट चेन में मिलने हैं, अभी भी क्या है, फर्टिलाइजर की बात ले लीजिए, पोटैश हमारा है फर्टिलाइजर, सारा इंपोर्ट होता है। जिन कंट्रीज से इंपोर्ट होता है उनमें कुछ कंट्रीज में कार्टेल है और कार्टेल को वो बढ़ाते हैं प्रोएक्टिवली, एनकरेज बाय द गवर्नमेंट। अब एक्सपोर्ट के लिए कार्टेल सब जगह अलाउड है और उसकी वजह से हमारे देश को जो कि सब्सिडी दी जाती है हमारे देश की तरफ से, उनका बिल बढ़ता है। सीड्स के बारे में एक दफा बहुत पहले ये मामला आया था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, जिसमें कि उन्होंने इसी प्रकार हमारे फार्मर्स के हितों के खिलाफ बात करने की कोशिश की। अगर इनपुट उनको सही कीमत पे मिले या प्रोसेसिंग की बात, स्टोरेज की बात, मार्केटिंग की बात, मार्केटिंग में ले लीजिए, मार्केटिंग में अगर फार्मर को पूरा ये फ्रीडम पूरी मिले, चॉइस हो कि जहां चाहे ले जाए, जहां चाहे बेचे, जिस कीमत पे बेचे, उसके पास जानकारी हो, जागरूकता हो, ही कैन गेट द बेस्ट प्राइसेस। तो जो एपीएमसी एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी वाला, अगर उसमें वो उसको उसी जो डेजिग्नेटेड यार्ड्स में ले जाना है, उसी डेजिग्नेटेड उसमें जो लोग हैं उनके पास ले जाना है, तो उसको तो कंपटीशन उसकी जगह जगह ब्लॉक हो रहा है, उसको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी पूरी वैल्यू चेन में अगर उसको पूरा फायदा मिले इनपुट से लेके आउटपुट तक का, तो उसको अपनी प्रोड्यूस का, अपनी मेहनत का पूरा रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल सकता है। कंज्यूमर, अब क्या होता है कि वहां जब आ गया मंडी में, वहां से कंज्यूमर, वहां अगर उसको ये कोई चीज बिक रही है 20 रुपए में, कंज्यूमर तक आते आते 80 रुपए में हो जाती है, खासतौर से पेरिशेबल चीजों में। तो उन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में किस प्रकार कंपटीशन से फायदा हो और जो उनके मार्जिन हो कम से कम हो इंटरमीडिएट स्टेजेस में। एग्रीकल्चर के अलावा आप किसी फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आजकल पीपीपी बहुत महत्वपूर्ण है। पीपीपी इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब वो चाहे रोड्स में ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में ले लीजिए, या किसी भी क्षेत्र में आप पीपीपी लें, पीपीपी के माध्यम से जो बेस्ट